Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डिफरेंट कम्युनिटीज ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कैसे पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट है रिच प्लीजेंट, यानी कि जो बड़े किसान होते थे जैसे कि पट्टीदार्स गुजरात के, जाट्स हो गए उत्तर प्रदेश के, इन्हें काफी एक्टिव रोल निभाया है इस मूवमेंट के अंदर। ठीक है, क्योंकि बीइंग अ प्रोड्यूसर इन्हें कमर्शियल क्रॉप्स उगानी होती थी। उस टाइम पे ऐसा टाइम था कि प्राइसेस जो थे वो गिर रहे थे, इन्हें कैश इनकम करना बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। तो उस टाइम पे इनको इम्पॉसिबल था कि ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू पे कर पाए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि रेवेन्यू को जो है उसको कम कर दिया जाए। ठीक है, उस टाइम पे रेवेन्यू काफी ज्यादा था, इससे स्वराज का जो मोटिव था वो यही मोटिव था कि रेवेन्यू रेट जो बहुत ज्यादा हाई है उन्हें कम कर दिया जाए। ठीक है, इनने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर एज अ सपोर्टर रोल निभाया है और काफी सारी कम्युनिटीज को भी ऑर्गेनाइज करा, जैसे कि इन्हें पार्टिसिपेट करा बॉयकॉट प्रोग्राम्स के अंदर और हाई रेवेन्यूज के ऊपर अपनी आवाज उठाई है। ठीक है, नेक्स्ट कम्युनिटी है पुअर प्लीजेंट, यानी कि जो गरीब किसान थे उन्हें इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि रेवेन्यू डिमांड बढ़ती है या कम होती है, क्योंकि उन्हें कल्टीवेटिंग लैंड दिया जाता था और उस लैंड पे उन्हें रेंट पे करना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स को। ठीक है, वो एक ऐसा डिफिकल्ट टाइम था कि वो लैंड पे जो रेंट था वो रेंट पे नहीं कर पा रहे थे और वो चाहते थे कि लैंडलॉर्ड्स जो है उस रेंट को माफ कर दें। ठीक है, कांग्रेस इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रही थी, उन्हें काफी ज्यादा रेडिकल मूवमेंट्स करे, पर फिर भी पुअर प्लीजेंट को कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं करा। नो रेंट कैंपेनिंग्स भी काफी जगह चली थी बट किसी ने सपोर्ट नहीं करा, तो एक तरीके से कांग्रेस और पुअर प्लीजेंट का जो रिलेशनशिप था वो ठीक नहीं था। नेक्स्ट कम्युनिटी है बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास के अंदर मर्चेंट्स आते थे, बिजनेसमैन आते थे, उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था इस मूवमेंट के चलते और वो काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिले थे, क्योंकि उस टाइम पे बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो रहा था, बिजनेस एक्टिविटीज बहुत ज्यादा जरूरी थी। फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट करना मना था बट फिर भी उन्हें काफी फायदा हो रहा था इस चीज के अंदर, जिसकी वजह से उन्हें फॉरेन एक ऑर्गेनाइजेशन भी बिल्डअप करी थी, FICCI, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो इंट्रोड्यूस करी गई थी लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर एंड GD बिरला, जो कॉलोनियल कंट्रोल के खिलाफ थे और इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना चाहते थे। तो उन्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट करा था काफी ज्यादा। ठीक है, बट ये काफी टाइम तक नहीं चल पाया, बिजनेसमैन को ज्यादा ग्रोथ नहीं मिली, क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद बिजनेस ग्रुप को ज्यादा लंबा नहीं करा, क्योंकि मिलिटेंट एक्टिविटीज होने लग गई थी। ब्रिटिश लोग काफी ज्यादा ब्रूटल रेस्पिरेशन दिखा रहे थे अपने लोगों के प्रति, तो बिजनेस बंद करने पड़ रहे थे उन्हें। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस, इन्हें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करा था लार्ज नंबर्स में। अगर देखा जाए तो नागपुर के रीजन के अंदर कुछ वर्कर्स थे जिन्हें पार्टिसिपेट करा था इस मूवमेंट के अंदर, जैसे कि बॉयकॉट करा गया था फॉरेन गुड्स को, लो वेजेस के खिलाफ आवाज उठाई गई थी, पुअर कंडीशन जो थी वर्कर्स की उसके खिलाफ बोला गया था, स्ट्राइक करी गई थी। ठीक है, इन 1930 में थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो थे उनने भी गांधी कैप्स पहन के प्रोटेस्ट करा था। ठीक है, गांधी की कैप्स पहन के प्रोटेस्ट करा था, रैलीज निकाली थी, बॉयकॉट कैंपेनिंग्स भी करी थी। ठीक है, नेक्स्ट वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर। इस पे क्वेश्चन भी आता है कि वुमेन्स ने काफी ज्यादा लार्ज स्केल के अंदर पार्टिसिपेट करा गया था। जब गांधी जी की सॉल्ट मार्च यात्रा थी तब थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स थी जो घर से निकलकर उन्हें सुनने आती थी, उनके साथ पार्टिसिपेट करती थी प्रोटेस्ट के अंदर, मैन्युफैक्चर सॉल्ट को बनाती थी और उन्हें फॉरेन क्लोथ का भी बॉयकॉट करा गया था, लिकर शॉप्स का भी उन्हें बॉयकॉट करा था और काफी वुमेन्स जेल भी गई थी यहाँ तक की। ठीक है, गांधी जी के बताए हुए वुमेन्स की भी ये ड्यूटी थी कि वो एक तरीके से बी अ गुड मदर, बी अ गुड वाइफ, एक अपना औहदा मतलब कि अपनी अथॉरिटी, अपनी पोजीशन बना सकती है अपनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो वुमेन्स का काफी ज्यादा रोल देखा गया इस मूवमेंट में। अब है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि वो सोशल ग्रुप की यहाँ बात करेंगे जिसे कांग्रेस ने इग्नोर करा, जिन्हें दलित्स कहते हैं, यानी कि उन्हें अनटचेबल्स कहा जाता था। ठीक है, बट इनने भी इस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करा अपने तरीके से।
महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि स्वराज हमें जब तक नहीं मिल सकता जब तक अनटचेबिलिटी अब्लॉइश नहीं होती, हटती नहीं है। ठीक है, अनटचेबल्स ने ये मूवमेंट सत्याग्रह के उसमें स्टार्ट करा था। वो चाहते थे कि उन्हें भी टेम्पल के अंदर एंट्री मिले, पब्लिक वेल्स में उन्हें अलाउ करा जाए, टैंक्स में, रोड्स में और स्कूल के अंदर भी उन्हें एंट्री मिले। तो उन्हें ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करा था। हालांकि उनका काम ये है कि वो टॉयलेट क्लीन करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हमें अनटचेबल्स बोलेंगे, उन्हें लोअर कास्ट का बोलेंगे। ठीक है, तो उनकी डिमांड ये थी। तो दलित के कुछ लीडर्स थे जिनने डिमांड करी कि उन्हें रिजर्व सीट मिली जाए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। ठीक है, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनके अंदर उन्हें सेपरेट इलेक्टोरल सीट दी जाए, मतलब कि पॉलिटिकल पावर भी उनके पास होनी चाहिए। तो दलित का पार्टिसिपेशन ये था इस मूवमेंट के अंदर, काफी लिमिटेड पार्टिसिपेशन था उनका सिर्फ। तो बी आर अम्बेडकर ने उन्हें काफी सपोर्ट करा और दलित के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड करा उन्हें डेप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930 के अंदर, जिनने वो महात्मा गांधी जी के साथ सपोर्ट करके बात करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बारे में कि सेपरेट इलेक्टोरल दलित के लिए सीट रिजर्व करी जाए लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर। धीरे धीरे इस प्रोसेस पे काम, धीरे धीरे इस चीज पे काम करा जाता है, सोसाइटी के अंदर चेंज लाया जाता है कि दलित को लेकर क्या सोच है। तो अंबेडकर काफी ज्यादा मदद करते हैं और पूना पैक्ट साइन करते हैं गांधी जी के साथ सितंबर 1932 के अंदर, जिसके अंदर डेप्रेस्ड क्लास यानी कि जो दलित क्लास है उन्हें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर सीट प्रोवाइड होगी और जनरल वोट के अंदर उनका एक इलेक्शन वोट भी वो दे सकते हैं और दलित को पावर दी जाती है इसके अंदर। ठीक है, अब जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया के अंदर, उसने काफी अच्छा रिस्पांस नहीं दिया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के अंदर, यानी कि उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, क्योंकि जब डेक्लाइन हुआ था नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, तब ज्यादातर जो मुस्लिम्स थे उन्हें कांग्रेस के साथ एक कनेक्टिविटी नहीं रखी थी और मास स्ट्रगल जितने मूवमेंट हुए थे उसके बाद उन्हें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करा गया था, क्योंकि कांग्रेस जो थी एक तरीके से वो हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप था, जैसे कि हिंदू महासभा। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हिंदू रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जा रही है। तो यहाँ पर रिलेशन जो था हिंदू और मुस्लिम का, एक तरीके से इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में रिलीजन को लेके काफी ज्यादा दंगे होते थे काफी सिटीज के अंदर। हिंदू और मुस्लिम को लेके काफी क्लैश क्रिएट हो गया था और इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में डिस्टेंस आ गया था। इन 1927 में देखें तो जो यूनिटी थी इन दोनों कम्युनिटी के बीच में वो खत्म होती दिख रही थी। तो आगे क्या फ्यूचर होगा इंडिया का अगर ये दोनों कम्युनिटी साथ रहती है तो मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर जो कांग्रेस जो मुस्लिम लीग के लीडर होते हैं, यहाँ पर उनकी डिमांड होती है कि सेपरेट इलेक्टोरल्स मुस्लिम को दिए जाए, मतलब सेंट्रल असेंबली के अंदर उनके पास भी रिजर्व सीट होनी चाहिए, क्योंकि जो पॉपुलेशन है मुस्लिम डोमिनेशन अगर देखा जाए तो मुस्लिम की मेजॉरिटी में पॉपुलेशन बंगाल और पंजाब में सबसे ज्यादा थी। जो और सारी पार्टीज होती है उनकी कॉन्फ्रेंस होती है 1928 के अंदर, जिसके अंदर एम आर जयकारा जो हिंदू पार्टी के होते हैं वो हिंदू महासभा को स्ट्रांगली अपोज करते हैं। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद एक तरीके से इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस बन जाता। तो जो मिनॉरिटी थे मुस्लिम वो चाहते थे कि कभी भी उनका मेजॉरिटी जो हिंदू है उनका डोमिनेशन ना हो उन पर, इसलिए वो सेपरेट इलेक्टोरल्स चाहते थे अपने लिए।